मेरे ऊपर जब काम आया तो मैं उस ज़मीन को मतलब बेच दिया। यहाँ से वहाँ तक के 65 डिसमिल यहाँ पर था ज़मीन, उसको मैं बेचा हूँ। रिकॉर्ड में कोटवार के नाम में ही दर्ज पाया मैंने देखा है। अच्छा। बाकी मौके पे मैंने बसा हुआ देखा है। रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि ऐसी तमाम जमीनें जो कोटवारों को दी गई थी मालगुजार जमीन के रूप में, जिसकी बिक्री हो चुकी है, उन सभी का रजिस्ट्री कैंसिल किया जाए और उसे सरकारी भूमि के रूप में दर्ज किया जाए। तो उनको हम वापस भूमि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने के निर्देश हम लोग ने दिए हैं। प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर सिविल न्यायालय जो निर्णय दे सकता है, क्योंकि विचारण करते वक्त न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेगा, खरीदा कौन, बेचा कौन, अनुमति है कि नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और आप सबका स्वागत है IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में। आज हम जिस मुद्दे पर पड़ताल करने पहुंचे हैं वो मुद्दा जुड़ा है जमीन के साथ। दरअसल हम इस बात की पड़ताल करने पहुंचे हैं कि कैसे रायपुर और उसके आसपास की हजारों एकड़ जमीन जो कोटवारों को दी गई थी उसे बेच दिया गया। किस तरह इस जमीन को बेचने का खेल शुरू हुआ और कैसे जमीन बेचने के रोक लगाई गई थी, जिस नियम के तहत उन नियमों को नज़रअंदाज किया गया। और आज रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि ऐसी तमाम ज़मीनें जो कोटवारों को दी गई थी मालगुजार ज़मीन के रूप में, जिसकी बिक्री हो चुकी है, उन सभी का रजिस्ट्री कैंसिल किया जाए और उसे सरकारी भूमि के रूप में दर्ज किया जाए। सवाल है कि ऐसा होना संभव है, और सवाल ये भी कि साल दर साल सरकार ने जो आदेश जारी किए उसे अधिकारियों ने जानबूझकर अनदेखा क्यों किया, और जो क्लॉज इन जमीनों को बिक्री पर प्रतिबंध लगाती थी उसे भी नज़रअंदाज क्यों किया गया। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब और शुरू करते हैं आज की पड़ताल। तारीख 3 फरवरी 2021। रायपुर कलेक्टर की ओर से जारी इस पत्र ने कोटवारी जमीन को लेकर जारी दशकों पुराने खेल को बेपर्दा कर दिया। साफ हो गया कैसे स्पष्ट मनाही के बावजूद दशकों तक कोटवारी जमीन की खरीदी बिक्री का खेल खेला गया। कैसे सरकारी सिस्टम ने जानबूझकर इन तमाम अनियमितताओं से अपनी आंखें मूंदे रखी, और कैसे सरकार के हर जिम्मेदार विभाग ने राजधानी और आसपास की बेशकीमती सरकारी जमीन को बिकने दिया। दरअसल अंग्रेजों के जमाने से कोटवारों को उनकी सेवा के बदले जमीन देने की परंपरा है। तब कोटवार को वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिस पर वो खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। आज़ादी के बाद मालगुजार, मिल्कियत या रियायत की व्यवस्था तो खत्म हो गई, लेकिन कोटवार और भरण पोषण के लिए जमीन मिलने की परंपरा जारी रही। वक्त के साथ गांव, कस्बे शहर का हिस्सा बने और कौड़ियों के मोल दी गई जमीन करोड़ों अरबों की हो गई। और फिर इसी के साथ शुरू हुआ कोटवारों को दी गई सरकारी जमीन को हथियाने, खरीदने और कब्जा करने का खेल। यूं तो कोटवारी जमीन की खरीदी बिक्री का गैर कानूनी काम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले शुरू हो गया था, लेकिन राज्य बनते ही आए हाईकोर्ट के गलत आदेश ने इस खेल को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। इसी गलत आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने 2003 में एक गलत आदेश जारी कर दिया, और जब तक उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता तब तक 8 साल बीत चुके थे। 2011 में सरकार ने अपने पुराने आदेश को रद्द तो कर दिया, लेकिन कोटवारी जमीन को बेचने और हथियाने का जो खेल शुरू हुआ वो फिर कभी बंद न हो पाया। साल 2020 के आखिरी महीनों में राजधानी रायपुर में कुछ ऐसा घटा कि गुपचुप तरीके से जारी इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया। और फिर जो हकीकत सामने आई वो न सिर्फ हैरान करने वाली थी, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक सिस्टम इतना गैर जिम्मेदार, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। साल 2003 में राज्य सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें कोटवारों को उनकी जमीन का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा, और इस तरह कोटवारों को जो मालगुजार जमीन दी गई थी उनका स्वामित्व प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और इसी के साथ शुरू हो गया प्रदेश में सरकारी जमीनों को बेचने का लीगल धंधा।
कोटवारी सरकारी जमीन को खरीदने और हथियाने के इस खेल को समझने के लिए हम आपको 14 साल पहले लिए चलते हैं, जब पहली बार कोटवारी जमीन पर कोटवारों को भूस्वामी का हक मिला। दरअसल साल 2000 में दुर्ग के कई कोटवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि वो 1950 से पहले से मालगुजारों की तरफ से दी गई जमीनों पर काबिज हैं, लिहाजा उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील ने दलील दी कि इतने लंबे समय से जमीन पर काबिज होने के चलते उन्हें ये हक दिया जाना चाहिए और ये इसलिए भी जायज होगा क्योंकि इसके पहले बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा कलेक्टर्स ने कोटवारों को मालगुजारों से मिली जमीन का भूस्वामी हक दिया है। इन तमाम दलीलों के आधार पर न्यायाधीश W.A. शशक ने कोटवारों के हक में फैसला देते हुए उन्हें भूस्वामी हक देने का आदेश दे दिया। 2001 में आए इस आदेश के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 21 अप्रैल 2003 को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को एक पत्र लिखा गया। इसमें आदेश था कि 1950 से पहले मालगुजारों और प्रोपराइटर्स की तरफ से कोटवारों को दी गई जमीन पर उन्हें भूस्वामी का हक देकर राजस्व रिकॉर्ड में इसे दर्ज कर लिया जाए। और इसी के साथ प्रदेश में सरकारी कोटवारी जमीनों के बेचने और हथियाने का खेल शुरू हुआ। 2003 के सरकारी आदेश के जरिए कोटवारों को मालगुजारों से मिली जमीनों का भूस्वामी हक मिल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता की धारा 158 के तहत 10 साल तक ऐसी जमीनों को बेचा नहीं जा सकता था। संहिता की धारा 165(7) ख के मुताबिक अगर कोटवारी जमीन बेची जाती है तो इसके पहले कलेक्टर की अनुमति लेना जरूरी होगा और धारा 109 के मुताबिक विधि पूर्वक जमीनों के हस्तांतरण न होने पर जमीनों का नामांतरण नहीं हो सकता। लेकिन 2003 में सरकार की ओर से आदेश जारी होते ही इन तीनों नियमों को ताक पर रख दिया गया। भूस्वामी का हक पाते ही कोटवारी जमीनों की धड़ल्ले से बिक्री शुरू हो गई। सरकार को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ और तमाम कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए साल 2011 में पुराने कानून को रद्द कर दिया गया। इसी के साथ प्रदेश के सभी कलेक्टर और संभाग आयुक्तों को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एक पत्र जारी हुआ। सरकार को अपनी गलती का एहसास 2011 में हो गया और 2011 में ही 2003 के आदेश को निरस्त करने का पत्र जारी कर दिया गया और ये पत्र रायपुर के तमाम कलेक्टर्स को दिया गया और निर्देश दिया गया कि जिन जमीनों की बिक्री हो चुकी है उसकी रजिस्ट्री कैंसिल किया जाए, उसे चिन्हांकित किया जाए और इन तमाम जमीनों को अहस्तांतरित बताते हुए रिकॉर्ड में उसका उल्लेख किया जाए। लेकिन हैरानी की बात रही कि 2011 के बाद साल 10 साल 2-3 सालों के अंतराल पर ऐसे आदेश जारी होते रहे, लेकिन कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं किया गया। साल 2011-12 में ही निर्देश प्रदेश के सारे कलेक्टर और संभाग आयुक्तों को भेजे जा चुके थे, लेकिन हैरत की बात ये किसी भी जिले में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। दूसरी तरफ कोटवारी जमीन के बेचने, खरीदने और उनकी रजिस्ट्री का खेल चलता रहा। सरकार की तरफ से हर 2-3 सालों के अंतराल पर आदेश निर्देश जारी होते रहे, लेकिन वो निर्देश कलेक्ट्रेट की फाइलों में कहीं दफन कर दिए जाते रहे। साल 2014 में इसी मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट का एक और आदेश आया। उसमें भी कोटवारों को मालगुजारों से मिली जमीन के मालिकाना हक मानने से इनकार कर दिया गया। और फिर साल 2018 में हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा का आदेश आया। ये आदेश 2007 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसमें उन्होंने 2001 में दिए जस्टिस W.A. शशक के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे निरस्त कर दिया, जिसमें कोटवारों को मालगुजार जमीनों के भूस्वामी का हक देने का आदेश था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने माना कि अंग्रेजों के काल से ही कोटवार एक सरकारी सेवक के तौर पर काम करते हैं। उन्हें पारिश्रमिक के तौर पर भरण पोषण के लिए मालगुजारों से जमीन मिलती थी, लेकिन वो भूस्वामी नहीं थे। अगर भूस्वामी का हक उन्हें दिया जाता तो वो भी भू राजस्व चुकाते। साल 2011 से लेकर अब तक करीब 1 दशक का समय पूरा हो चुका है और इस दौरान कई बार साबित हुआ कि कोटवार भूस्वामी का अधिकार नहीं रख सकते। इसके बावजूद कोटवारी जमीनों के खरीदने बेचने का खेल रुक न सका। फिर साल 2020 में रायपुर में कुछ ऐसा घटा कि हड़कंप मचा। दरअसल नवा रायपुर के कोटनी गांव में कोटवार ने मालगुजारों से मिली 6 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन मंदिर असौद के तहसीलदार को बेच दी। 2020 में बाकी बची जमीनों का भी सौदा हो गया, पैसे लेकर रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन मामला नामांतरण पर अटक गया।
मंदिर असौद की तत्कालीन तहसीलदार ज्योति ने शासन के निर्देश का हवाला देते हुए कोटवारी जमीनों के नामांतरण से इनकार कर दिया। इसके बाद जमीन खरीदने वाले रायपुर एडीएम कोर्ट पहुंचे और जोड़ तोड़ कर नामांतरण आदेश जारी करवाने में भी कामयाब हो गए, लेकिन तहसीलदार ने शासन की तरफ से कोटवारी जमीन पर जारी पुराने आदेश का हवाला दिया। तब जाकर ये पूरा मामला सामने आ सका। खबर रायपुर कलेक्टर तक पहुंची और उन्होंने तमाम कोटवारी जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाते हुए अब तक की गई रजिस्ट्रियों को रद्द कराने का आदेश जारी कर दिया। थोड़े जो इन कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्योंकि हमें हाई कोर्ट के डायरेक्शंस और माननीय राज्य शासन के डायरेक्शंस को फॉलो करना है, और कहीं कुछ समय में ऐसा हुआ है कि कुछ ज़मीनों की रजिस्ट्री हो गई है या बिक्री हो गई है, तो उनको हम वापस भूमि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने के निर्देश हम लोग ने दिए हैं। मामला सामने आने के बाद रायपुर एडीएम से लेकर एसडीएम और तहसीलदार से लेकर पटवारी तक रिकॉर्डों को खंगालने में जुट गए हैं कि 2003 के आदेश के बाद कितने कोटवार भूस्वामी बने, कितनों ने कितनी जमीन बेच दी। जिन्होंने जमीन खरीदी उनकी सूची तैयार कर उस रजिस्ट्री को रद्द करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, और जो जमीन बिकने से बच गई उसके रिकॉर्ड में अहस्तांतरणीय दर्ज किया जा रहा है। जो काम 11 साल पहले शुरू हो जाना था वो अब हो रहा है। कम से कम रायपुर कलेक्टर की तारीफ इस बात के लिए तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन सरकारी नियंत्रण से खिसक चुकी है और उससे भी ज्यादा जमीन कब्जाधारियों के चंगुल में जा चुकी है। कोटवार को दी गई जमीन के बाद जिस तरह से जमीन बिक्री का खेल शुरू हुआ, दरअसल उसके पीछे सरकारी सिस्टम की उदासीनता बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही थी, क्योंकि जिस नियम के तहत कोटवारों को भूस्वामी का हक दिया गया, राजस्व नियम के कई कंडिका कहती है कि ऐसी जमीनों को 10 साल के भीतर दूसरों को बेचा नहीं जा सकता, और अगर 10 साल के बाद बेचने की जरूरत पड़ी तो इसके लिए कलेक्टर के आदेश लेने की जरूरत पड़ती। लेकिन इन दोनों ही नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। कोटवारी जमीनों की बिक्री से लेकर कब्जे के खेल को समझने के बाद हमारी टीम ग्राउंड रियलिटी चेक करने निकली। पड़ताल में जो आंकड़े सामने आए वो सकते में डालने वाले थे। दरअसल 2003 में भूमि स्वामी हक मिलते ही 90% कोटवारों ने अपनी अपनी जमीन बेच दी थी। इस काम में राजधानी में सक्रिय जमीन दलाल से लेकर बिल्डर, नेता, अधिकारी और रसूखदार सबसे आगे थे। सस्ती जमीन देखकर कुछ स्तर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने ऐसी जमीन खरीदी। ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे राजधानी के आउटर इलाके गोदवारा में। यहां हमारी मुलाकात कोटवार तोरणदास मानिकपुरी से हुई। मालगुजारों से इन्हें 2 एकड़ 37 डिसिमल जमीन मिली थी। भूस्वामी हक मिलने के बाद सारी जमीन बेच दी। अब उनके पास सिर्फ 19 डिसिमल जमीन बची है। मेरा नाम तोरणदास मानिकपुरी है, गांव का कोटवार हूँ मैं, और मेरे को मालगुजारी द्वारा मिला था ज़मीन। मेरे पूर्वजों को दिया गया था, सिर्फ मेरे को ही नहीं दिया है। बाकी मेरे ऊपर जब काम आया तो मैं उस ज़मीन को मतलब बेच दिया, और बेचने के हिसाब से जो ज़मीन है यहाँ से वहाँ तक के 65 डिसमिल यहाँ पर था ज़मीन, उसको मैं बेचा हूँ। और बाकी जो है मेरे हिसाब में कहाँ तक के प्लाटिंग कर दिया है तो समझ में नहीं आ रहा है मेरा। गोंदवारा से आगे बढ़ते हुए हमारी टीम आउटर के उरकुरा इलाके पहुंची। यहां हमारी मुलाकात कोटवार रघुनाथ साहू से हुई। मालगुजारों से इन्हें 2.5 एकड़ जमीन मिली थी। मालिकाना हक मिलते ही इन्होंने ये भी जमीन बेच दी। भाई जब मिले साहब, जिस टर्म से मैं कोटवारी लगा हूँ उसी टर्म से मेरा रिकॉर्ड में B1 खसरा में डाला है। बशर्ते बेचने के उपरेल में पुराना ही कोटवारा मेरे को साथ दिया था, जिसका नाम गोवर्धन भरत। गोवर्धन और भरत आ करके मेरे को बोला कि ये पुराना सब कोटवार मन बेचा थे, राउत है, धोबी है, ये सब मेहर होना, तो मतलब पैसे जरूरत है। तो मैंने जा करके पहले 2-4 आदमी को पूछा तो बोला कि ठीक है, मालगुजारी ज़मीन में बेचने का अधिकार तो मिल चुका है, तो बेचने तो बेच सकते हो। अच्छा, तो 4 लाख मैंने पुराना कोटवार ने सौदा किया था, उसमें का 1 लाख रुपया बयाना के रूप से मेरे को दिया।
जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इस खेल की परत दर परत सच्चाई सामने आ रही थी। कोटवारी जमीन को खरीदने में तमाम बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे थे। हमारा अगला पड़ाव अब मंदिर हसौद इलाका था। कोटनी का मामला पहले ही काफी चर्चित हो चुका था। 2011 में यहाँ के तत्कालीन तहसीलदार टीआर देवांगन ने 2 एकड़ कोटवारी जमीन खरीदी थी। कोटनी गांव के पूर्व पंचों ने बताया कि बाकी 4 एकड़ का सौदा भी किया जा चुका था, लेकिन गांव वालों के विरोध के बाद ये जमीन किसी तरह बच गई। गांव के पूर्व पंच हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। बताएं कि ये ज़मीन कैसे बिक्री शुरू हुई, किसकी थी और फिर क्या हालात है अभी आज की तारीख में? आज की तारीख में सर अभी क्या है, वो तो पहले बेच चुका था 10-15 साल पहले। जैसा कोई रामनारायण विश्वकर्मा सरपंच था उसी समय का बिका है ज़मीन। और उसके बाद में पाल्टा मैं सुना हूँ कि 4 एकड़ ज़मीन का और सौदा हो गया है। अच्छा। जो दलाल और उनके कोतवाल को 15-16 लाख मिल चुका है। अभी पता नहीं है कि बिका है कि नहीं बिका है। अच्छा, ये बताए, जब ये पूरी ज़मीन है जो करीब 6 एकड़ की ज़मीन बताई जाती है, तो 2 एकड़ तो बिक गया पहले ही। पहले 2 एकड़ बिक करके रजिस्ट्री भी हो गया सर, और वो भी लिया, एक कर्मचारी भी लिया है। हाँ। बहुत पूर्व मतलब वो ये क्या नाम से अपना तहसीलदार है देवांगन जी, वो अपने नाम से रजिस्ट्री करा चुका है। अच्छा। बाकी जो 4 एकड़ ज़मीन बची उसको भी बेचे जाने की तैयारी? हाँ, उसको भी बेचने के लिए इसी साल तैयारी में है वो। यहाँ से हम आरंग अभनपुर के इलाके में भी गए। वहाँ भी यही कहानी देखने को मिली। रायपुर कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक रायपुर जिले के कोटवारों को कुल 2189 भूखंड दिए गए थे। साल 2003 में भूस्वामी हक दिए जाने के बाद इन कोटवारों ने 1034.513 हेक्टेयर यानी कि 336 एकड़ से ज्यादा जमीन बेच डाली है। अब इन सारी जमीनों को हस्तांतरणीय दर्ज कर फिर से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज किए जाने का काम शुरू किया गया। करीब 11 सालों तक अपनी जिम्मेदारियों से आंख मूंदे रखने वाले अधिकारियों ने इस पूरे मामले को जटिलताओं के ऐसे जाल में धकेल दिया है जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोटवारी जमीन का भूस्वामी हक मिलने के बाद भी जब 10 सालों तक ये जमीन बिक नहीं सकती थी, तो फिर अकेले रायपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन कैसे बिक गई? बगैर कलेक्टर की अनुमति के ये जमीन बिकनी नहीं थी, तो फिर इनकी बिक्री और नामांतरण तय कैसे हो गया? क्या राजस्व अमले के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं हुई कि ऐसा करना या करने होने देना गैर कानूनी है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन जमीनों की रजिस्ट्री कैंसिल कर इन्हें फिर से शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी? चुनौती यही रहेगी कि सबसे पहले तो इन भूमियों का चिन्हांकन करना होगा। चिन्हांकन करने के बाद इसके बाद जो इनकी आज तक की जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उसमें क्या लीगल पॉइंट्स आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करके हम फिर कार्रवाई करेंगे। कुछ आंकड़े उपलब्ध हो पाए? अभी हम इसमें निर्देश दिए हैं कि जितनी सेवा भूमि है उसको आइडेंटिफाई कर लें और विस्तृत रिपोर्ट सभी एसडीएम्स को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इस मुद्दे से जुड़ी एक दूसरी शिकायत कोटवारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर भी है। दरअसल कोटवारों को 2 श्रेणियों में जमीन दी गई। एक वो जमीन जो उन्हें 1950 से पूर्व मालगुजारों से मिली, इसे मालगुजारी जमीन कहा जाता है। इसके अलावा कोटवारों को समय समय पर सरकार की तरफ से भरण पोषण के लिए जमीन दी जाती रही है, इसे सेवा भूमि कहा जाता है। कोटवारों को भूस्वामी का हक केवल मालगुजार जमीन के लिए दिया गया था, जो अब लगभग बेची जा चुकी है। लेकिन जो जमीन सरकार की तरफ से मिली उस पर जमीन माफिया की नजर पड़ गई, जिसके चलते इस पर भी अवैध कब्जा होने लग गया। इस खेल में स्थानीय पटवारी पार्षद से लेकर कई अधिकारी नेता भी शामिल हैं। इसके बाद हम राजधानी की पॉश कॉलोनी में शुमार महावीर नगर पहुंचे। यहाँ की एक सच्चाई होश उड़ाने वाली थी। कैनाल रोड से लगी जिस जमीन पर हमें विशाल बंगले और आलीशान मकान नजर आ रहे थे, पटवारी रिकॉर्ड में वो जमीन कोटवार भूमि के रूप में दर्ज थी। रोड से सटे दर्जनों दुकानें, मकान और बंगले कोटवार जमीन पर ही नजर आ रहे थे। मकान दुकान सब देख रहे हैं, फोटोकॉपी दुकान, ये
जो मंदिर है या फिर इसके पीछे की जो भी ज़मीन है वो आज भी सरकारी रिकॉर्ड में कोटवार की ज़मीन के रूप में दर्ज है। इलाके की जो पटवारी हैं वो भी हमारे साथ है और जो आसपास के लोग हैं वो भी साथ है। पहले पटवारी से ही बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक तो सामने यही है कि अभी भी ये कोटवार की ज़मीन है। जी हाँ। लेकिन इस पे तो फिर बहुत सारे मकान बने हुए हैं। रिकॉर्ड में कोटवार के नाम में ही दर्ज पाया मैंने देखा है। अच्छा। बाकी मौके पे मैंने बसा हुआ देखा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप तो काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप लोग का अनुभव क्या है, आप लोग की जानकारी क्या है? मेरी जानकारी के अनुसार से जो सामने जो मकानों का जो भी बना हुआ है सामने में, वो शासकीय ज़मीन है, कोटवार का नहीं है। तो कोटवार की ज़मीन है कहाँ? जो क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ से बहुत मतलब जस्ट पीछे है इसके। अच्छा। इसके पीछे कोटवारी ज़मीन है और वहाँ पर भी लोग बाग रह रहे हैं मकान बना के कोटवारी ज़मीन में। इस मुद्दे की एक त्रासदी आम और गरीब लोगों से भी जुड़ी है। दरअसल जमीन दलालों ने धोखे में रखकर कोटवार जमीनों को गरीबों को बेच डाला। ऐसे ज्यादातर लोग मजदूर या फिर छोटे मोटे किसान हैं जो अब अनिश्चितता के भंवर में फंस गए हैं। राजधानी के आउटर इलाके से लेकर जिले की दूर दराज के ग्रामीण अंचलों तक हमें ऐसे प्रभावित लोग मिले। ज़मीन कैसे लिए कुछ बताया किसी ने? नहीं, हम लोग को किसी ने नहीं बताया है और हमारे हस्बैंड जानेंगे ये सब चीज़। अच्छा। हमको तो ये सब चीज़ पता नहीं है भैया। कौन किससे लिए, ये कुछ नाम वगैरह पता है? ये मनोज वर्मा, बस उन्हीं को जानते हैं। अच्छा। और बाकी हम कुछ नहीं जानते। कोई मनोज वर्मा था बस? हाँ, बस उतना ही। अच्छा। है। तो जमीन दिए या फिर जो हुआ तो उसका रजिस्ट्री वगैरह भी हुआ क्या? नहीं, मार्च में करेंगे बोला था, अभी नहीं हुआ है। एग्रीमेंट में अपने बनाए हैं। जैसे पैसा वैसा ले रहा था, फिर जब आप लोग ले रहे थे तो आसपास वालों ने कुछ बताया था क्या कि ये सरकारी जमीन है? कुछ नहीं बताया है, नहीं पता है हम लोगों को। कुछ नहीं पता था बस मतलब। अच्छा, वो कैसे मिला? आप लोग उसको पहले से जानते थे मनोज वर्मा को या फिर वो खुद आया था आपके पास? अब ये हम लोग क्या जाने भैया, नहीं है। हम लोग के हस्बैंड जानेंगे, मिस्टर जानेंगे, तो हम लोग नहीं जानते हैं। इस पूरे मामले पर प्रशासनिक नजरिए को जानने के लिए हम पहुंचे छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव केडीपी राव के पास। उन्होंने भी माना कि कोटवारी जमीन की खरीदी बिक्री पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। हालांकि जो लोग इससे पीड़ित हैं वो व्यवहार न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बहुत मार्जिनलाइज्ड पीपल है जिन्होंने पैसे लगाए, उनका क्या विकल्प है सर, या फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है ऐसे नियम? देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि कोटवारों ने ज़मीन बेचा है, जाने अनजाने में पता नहीं, वो मेरिट्स में मालूम नहीं है, और कुछ लोगों ने उनसे लिया है और ये पॉलिसी के विरुद्ध है, पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि कलेक्टर का अनुमति नहीं लिया गया इसमें। तो इस वैधानिक प्रश्न को माननीय सिविल न्यायालय डिसाइड करेगा। अच्छा, जहां तक संवेदनशीलता के प्रश्न आपने उठाया है कि गरीब लोगों ने जमीन लिया है, अब उनका जमीन छीना जाए तो उनका क्या होगा? देखिए, ये ऐसी बात है, एक लार्जर बृहद प्रश्न है। अब इसकी विकल्प ऐसा है कि माननीय सिविल न्यायालय में केस चलेगी और प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर सिविल न्यायालय जो निर्णय दे सकता है, क्योंकि विचारण करते वक्त सिविल न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेगा। खरीदा कौन, बेचा कौन, अनुमति है कि नहीं है, कहाँ तक वैधानिकता है, कई सारे पहलुओं को देखता सिविल न्यायालय। हमारी पड़ताल से साफ था कि बेशकीमती सरकारी जमीन को हड़पने में कितने दोषी जमीन माफिया और रसूखदार लोग हैं। उससे कहीं ज्यादा दोषी सरकारी सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग हैं। हालांकि देर से ही सही, लेकिन रायपुर कलेक्टर की ओर से शुरू की गई कोशिश कई उम्मीदें जरूर जगाती है। एक गलत फैसले के आधार पर गलत सरकारी आदेश जारी हुआ, फिर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई और उसके बाद जिम्मेदारों ने अपनी आंखें मूंद ली। नतीजा ये हुआ कि राजधानी रायपुर के आसपास की हजारों एकड़ जमीन माफिया से लेकर के बिल्डर, अधिकारी और नेताओं के जेब में चले गए। ये वो जमीन थी जो आम लोगों के काम आती। देखना होगा कि तमाम गलतियों के बाद अब इसे सुधारने की जो कोशिश रायपुर कलेक्टर द्वारा की गई है, ये कितना रंग ला पाती है। आज की पड़ताल में बस इतना ही। फिर किसी मुद्दे पर एक और पड़ताल में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।